आज हम बात करेंगे एक ऐसे कत्ल के हवाले से जो 27,500 रुपए की खातिर दूसरा साथी अपने एक साथी को कत्ल कर देता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के नवाही इलाके उड़मड़ में, जहाँ पर आम तौर पर कत्ल की वारदातें ज़्यादा होती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर यासिर जो भट्टा खश्त में काम करता था, उसके साथ ज़हूर खान भी था। ये दोनों एक ही जगह पे काम करते थे, इनको योमिया उजरत मिला करती थी। ताहम ज़हूर जो है उसके पास यासिर मकतूल ने अपने कुछ पैसे बचत करके रखवाए ताकि ईद की ख़रीदारी, ईद वो अपने ख़ानदान वालों के साथ जब मनाने के लिए जाएगा तो वो अपने पैसे जो बचत किए वो अपने साथ ले जाए। उसने ज़हूर खान के पास वो पैसे रखे थे, ज़हूर खान से वो पैसे खर्च हो गए थे। यासिर मकतूल जो है वो अक्सर अपने पैसों का मुतालबा करता था कि मुझे पैसे दे दे ताकि मैं जाऊं और अपने घर में जो ईद की ख़रीदारी करनी है वो कर लूं। ऐसा ही हुआ उस रोज़ भी, जब यासिर ने ज़हूर खान से अपने पैसों का मुतालबा किया और उससे यही कहा कि मुझे पैसे चाहिए, अब मुझे अगले 2 रोज़ में अपने गाँव जो कि ज़िला मोमन बाजोड़ में है वहाँ जाना है, इसलिए मुझे पैसे दे दें। अगर कैमरामैन शाहिद अहमद बता सके तो ये वो खेत हैं, ये यहाँ पर एक छोटी सी नदी सी है जहाँ पर यासिर को, मकतूल को ज़हूर खान कातिल लेकर आया और उसने यही कहा कि हम यहाँ कर बैठ के आपको पैसे भी दे दूंगा। ताहम यहाँ लाने के बाद उसने उसको पीछे कमर पर 3 फायर किए और यूं यासिर को कत्ल कर दिया। यासिर 17 साल ज़िला मोमन बाजोड़ का रहने वाला था, मजदूरी की गर्ज से यहाँ पर आया हुआ था और भट्टा खश्त में काम करता था और उसने एतबार किया था ज़हूर खान पे और वो बचत कर करके अपने पैसे ज़हूर खान के पास रखवा रहा था। ज़हूर खान ने उन पैसों को खर्च कर लिया। जब वो बंदोबस्त ना कर सका तो उसे सिर्फ यही सूझी कि किसी भी तरह यासिर को वो जान से मार देगा और यूं वो पैसे देने से बच जाएगा, और रोज़ रोज़ के तकाज़ों से भी वो तंग आ चुका था। जी, हम इस वक्त आए हैं थाना उड़मड़ में, जहां हम SHO से बात करेंगे और मालूम करना चाहेंगे कि असल वाक़या क्या है, उन्हें किस तरह पता चला कि डेड बॉडी वहां पड़ी है, डेड बॉडी की शनाख्त कैसे हुई और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। नूर मोहम्मद साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि जो कत्ल हुआ है वाक़या बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या तो कुछ इस तरह है कि 9 तारीख़ को इसी महीने की तकरीबन यही टाइम था, 11 साढ़े 11 बजे एक इत्तला मिली के इधर पे एक डेड बॉडी पड़ी है, एक जवान उम्र बंदा है। तो हम उधर गए, वाकई एक जवान उम्र बंदे की लाश पड़ी थी जो खून में लथपथ हुआ, इसके साथ ही कपड़े भी थी। तो पहले तो उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी, इधर उधर लोग भी खड़े थे, लेकिन उसके पास न कोई मोबाइल था, न कोई ID कार्ड वगैरह जिससे उसकी शनाख्त हो सके। तो हमने उसकी तस्वीर लेके और मुख्तलिफ ग्रुप में हमने उसको शेयर की, पुलिस ग्रुप में भी, सिविल ग्रुप में भी, जो पहचानने वाले थे, जिसके एडमन थे, उसको भी शेयर की कि कोई उसको जानता हो तो हमसे रब्ता करें। ये सिलसिला हमने जारी रखा और तकरीबन अब तारीख के टाइम हमें पता चला कि भाई ये मोमन इलाके का रहने वाला है, बाजौड़ का, और इधर मजदूरी के लिए आया था और एक भट्टा खश्त है उसमें काम कर रहा है। तो उस भट्टा खश्त तक हमने रसाई हासिल किया, उधर से डेटा लिया, उसके रजिस्टर में उसका इंदराज था और एक नंबर लिया उससे। फिर उस नंबर पर हमने उसके रिश्तेदारों से रब्ता किया और उसको सारा हाल बता दिया, व्हाट्सएप पे उसका पिक्चर भेजा। उन्होंने कहा कि वही है, ये हमारा भतीजा है और ये मजदूरी के लिए उधर गया था, उसके साथ ये हुए। तो शनाख्त तो इस तरह हुई कि फिर वो उनके वरसा आए और उनकी डेड बॉडी ले गई। फिर जब हमने छानबीन की कि भाई ये क्या किसने है, वक़्वा किसने किया है, तो भट्टा खश्त में ये एक बंदे की थ्रू एक के ज़ेर साया काम करता था जिसका नाम ज़हूर था और इसके साथ 10 बंदे और भी थे। हमने भट्टा खश्त के मालिक को कहा कि भाई ये जिस कैटेगरी में काम कर रहे थे उन बंदों को हमसे मिलवाइए, वो बंदे लाए कि हम उसको थोड़ा बहुत इंटरोगेट करें। वो बंदे लाए, 10-12 बंदे थे जिसको हमने पर्दा इंटरोगेट करके, तो उनकी बातों में तो कोई इस तरह उतार चढ़ाव नहीं थी। अलबत्ता ये एक बंदा था ज़हूर जिसकी बातों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था और तजाद पाई। सर, ये बताइएगा कि लाश की शनाख्त कितने टाइम तक नहीं हुई, कितने टाइम तक लाश जो है वो अनआइडेंटिफाइड थी? ये तकरीबन सारे, ये तो वक़्वा तो रात का था, हमें जब पता चला तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, और फिर अब तारीख के बाद उसकी शनाख्त हो सकी। उड़मड़ के इलाके में भट्टा खश्त में काम करने वाले की कहानी ये है कि वो वाहिद कफील था अपने घर का, 5 बहनें थी उसकी, ज़िला मोमन से उसका ताल्लुक़ था
उसी का ऑफिस में उसी की जगह पे काम करने वाले के पास वो अपने कुछ पैसे, जो कि बहुत छोटी सी रकम थी, 25,000 रुपये अमानतन रखवाता है और बकौल पुलिस के 25,000 एक थे और 2,500 रुपये एक थे। और वो ये चाहता था कि अब चूँकि ईद आ रही है तो वो पैसे रखे, सेविंग करे, उसके बाद जब वो अपनी फैमिली के पास जाए तो वो पैसे लेके जाए, वहाँ पर अच्छी ईद मना सके। हम बात करेंगे ज़हूर खान से, उससे पूछेंगे कि वाक़या क्या है। ज़हूर खान, टोल वाक़या वाए सक शवेले जी दिमानुम द ज़हूर द प्लार में परवेज़ द यम दे और मड़ो यासर अलग मा सर बटाई की कार कोलो यासर अलग मा सर बटाई की कार कोलो माँ मांदी पैसे जमा हुए 25,000 रुपये हुए और 2,800 रुपये नोरे हुए 2,800 रुपये नोरे हुए और दमाना पदा और इस पैसे होते और माँ सर पैसों गुंजाइश की दो ना ज़कोर तरालम तमाम में माँ पसे बेराशा नो दाचे माँ पसे रालो माँ सर मिलाओ शो माँ पैसों गुंजाइश नो करे दा टाइम की बस माता माचाम पैदा करी हुआ तमाम ज़त बटाई तलाश में रस्तो राशा चिदा बे रस्तो रालो बे माँ पैसों गुंजाइश नो करे हो तमाशा सरा हुआ बे रो जमाती टाइम हो दे माँ रोर सरा और गावंडन मोई सरा रो जमाते करे माँ कोर के रो जमाते करे जो कोर क्यों बस रो जमाते में कोर हुआ तो ना वक्त बस बर सर रालो कोर न मिल दरे बोतले बस आवाज़ में पड़ा से कड़ी हुई। मुलजिम ज़हूर खान का ये कहना है कि यासिर, जो कि ज़िला मोहम्मद का रिहायशी था, चूँकि वो अपने घर में नहीं रहता था, यहाँ मेहनत मजदूरी की गर्ज से आया था, उड़मड़ के इलाके में ईंटों के कारखाने में काम करता था और उसने अपने पैसे इसके पास रखवाए थे और जब वो इससे पैसों का तकाजा करता था ये टाल मटोल करता था। कई दफ़ा इसने टाल मटोल की, ताहम जिसके बाद वो फाइनल ये बात कर रहा था कि मुझे ईद के लिए अपने घर जाना है, आप मुझे पैसे मेरे दे दें ताकि मैं अपने घर जा सकूँ और अपनी फैमिली के लिए ईद की शॉपिंग कर सकूँ। इसका ये कहना है मुलजिम का कि ये कई जगहों पे गया और उसने बंदोबस्त करने की कोशिश की है वो पैसे किसी तरह कहीं से मांग ले, कर्ज मांग ले और उसको दे दे। ताहम वो पैसे का जो बंदोबस्त करने में जब ये नाकाम हो गया तो इसने यही सोचा कि इसको मार देना चाहिए। इसने अपने फिर इसी दफ्तर में जहाँ पर ये बैठे होते थे उसमें से किसी एक शहजाद नामी बंदे से पिस्तौल लिया और पिस्तौल लेके घर आया। और यही नहीं, इसकी हिम्मत और दीदा दिलेरी देखें कि इसने यासिर को अपने घर अफ्तारी पर बुला लिया कि आप अफ्तारी पर आओ, इधर बैठ के मैं आपको पैसे भी दे दूँगा। जबकि इसके दिल में चोर था, ये इसी दौरान में तमाचा भी लेके आया था, पिस्तौल लेके आया था, इसने अपने पास रखी हुई थी और इसी दौरान इसने उसको अफ्तारी भी करवाई। अफ्तारी के दौरान ये उसके साथ मौजूद नहीं था। इसके जो भाई हैं, इसके घर में जो लोग थे, वो यासिर को तसल्ली दे रहे थे कि जो मुलजिम है, जो ज़हूर खान है, वो उसके पैसों का बंदोबस्त करने गया हुआ है, वापस आएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। 5 बहनों का भाई, घर का वाहिद कफील, ज़िला मोहम्मद बाजोड़ का यासिर तो अब इस दुनिया में नहीं, ताहम वो अपने पीछे अपने ख़ानदान वालों के लिए बहुत सी आजमाइश छोड़कर चला गया है। उसके ख़ानदान वालों का यही कहना है कि उनके लिए अब कौन कमाएगा। उन्होंने मजदूरी के लिए यासिर को यहाँ भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि यहाँ पर कोई उसको सरेआम कत्ल कर दे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यासिर के चचाजाद भाई के साथ, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनको कैसे इत्तला मिली कि यासिर को कत्ल कर दिया गया है और वो पुलिस से क्या तकाजा कर रहे हैं, हुकूमत से क्या इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो क्या है। ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि यासिर को कत्ल कर दिया गया? हमको ऐसा पता चलेगा तो इधर पेशावर में हमारा रिश्तेदार था, तो इसी चो साहब ने इसको फ़ोन किया था कि इधर एक लाश है तुम्हारा, ये डेड बॉडी इधर पड़ा है हमारा साथ। तो इसने हमको फ़ोन किया है, ये हमारा रिश्तेदार तो ज़िला मोहम्मद फ़ोन किया है इसने। मुझको ऐसा पता नहीं है कि किस तरह ये कत्ल हुआ। ये मजदूरी के लिए चला गया पेशावर भट्टी में, बस हम इधर आया था, तकरीबन इस ताने में आया था डेड बॉडी में। ये बताएं, यासिर की उम्र कितनी थी और ये मतलब ज़ाहिर गरीब था, मजदूरी के लिए कब से आया था इधर? मजदूरी के लिए तो 2 महीने हो गए इधर आया था। अच्छा, ये बताइएगा कि यासिर के घर में इस वक्त क्या हाल है और यासिर के घर में और कमाने वाला कौन है? यासिर के घर में हाल बुरा हाल है। इसका बाप जो वो ज़हीब है, ये मजदूरी वाला नहीं है, ये बीमार भी था, ये तकरीबन ज़हीब भी है। और इसका घर में माँ भी इसका बेहोश है, बीमार है, ये भी इसका दिमागी हालात भी तो ख़राब हुआ। यासिर को आवाज़ लगी है इसके वजह से, और इसका कमाने वाला और कुछ नहीं है यासिर का। और छोटा एक भाई है, वो बिल्कुल ऐसा है जो तकरीबन 2 साल या 1 साल, वो कमाने वाला नहीं है, लेकिन यही घर का कफील था। वो इस जालिम ने कत्ल किया, अपने पैसों में कत्ल किया, अपने पैसों। फैसलाबाद से मैं हूं इरफानुल्लाह।
और मैं मौजूद हूँ इस वक्त हाजियाबाद के एक कब्रिस्तान में, जहाँ पे कब्रों की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। और ये वाक़या कुछ इस तरह से सामने आया है कि यहाँ पे हाजियाबाद के इलाके की एक रहायशी रशीदा बीबी हैं, जिनकी इसी कब्रिस्तान में जो है एक ही ख़ानदान की 5 कब्रें थीं। उनके शौहर, उनके 2 बेटे और उनकी 2 नवासियाँ जो थीं, इसी कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया था। उनका ये कहना है कि उनकी ये 5 जो कब्रें हैं, यहाँ पे जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है और उन्होंने और कुछ और दीगर अफराद ने मिली भगत करके उनकी कब्रों के अंदर से जो है कि 2 नवासियों की कब्रों से बाकियात को गायब कर दिया। उसके बाद जो कब्रें हैं किसी और को फ़रोख्त कर दी। उसके बाद से यहाँ पे ये भी सूरत हाल सामने आ रही है कि दीगर अफराद भी जो है वो इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कब्रें यहाँ पे जो अरसा दराज से कायम हैं, जिनके वर्सा यहाँ पे कम आते हैं, उनको उनकी कब्रों से बाकियात, मुर्दों की बाकियात निकाल कर गायब कर दी जाती हैं और जो वो कब्रें हैं वो नई मैयतों को फ़रोख्त कर दी जाती हैं। अजी मैं इस वक्त रशीदा बीबी के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे हाजियाबाद कब्रिस्तान में इनके ख़ानदान की 5 कब्रें थीं, जिनकी बेहरमती भी की गई है और कब्रों को फ़रोख्त करने का भी मामला है। हम इनसे पूछते हैं कि ये असल मामला है क्या। सर मेरे को इन्होंने 20,000 रुपया लिया सी, जगह मैंने दी सी। 30,000 की मैं कब्रां दे खुद मिट्टी पाई सी। ठीक है, मेरिया 2 नवासियां, 2 मेरे बेटे, एक मेरा शोर। इन्होंने कब्रां सी, 2 मेरिया नवासियां ने बिल्कुल इन्हें खत्म कर दित्तियां ते मेरे जेडे बेटे ने इन्होंने बिल्कुल अद्धियां कब्रां कर दित्तियां। ठीक है, मैं इन्होंने को आई, इन्होंने मैंने ना मेरी किसी महल्ले ने पूरे ने नहीं सुने। फिर मैं थाने चली गई, थाने जाके दरखास्त दी। दरखास्त इन्होंने शाम नूं इन्होंने परचा दिता, शाम नूं इन्हें बंदा फड़िया। सुबह इन्होंने पहला टाइम ये जड़े बंदे सी, ये पैसे वाले सी, असी परदेसी सी, गरीब सी, इन्होंने बंदे उस टाइम छड़ दिते। मैं कब्र ते आनी, मैनू इत्थे भी मार दे, रोड़े मार दे, मेरे मगर बुढ़ियां बंदे ला देने, मेरी कोई नहीं सुने। मेरे मरियम नवाज एक अपील है भी मैं गरीब औरत ते मेरी कुछ कर दे। मेरे वही 2 बेटे सी जिन्हें कब्र में समा दित्तियां। मेरा कोई नहीं दुनिया ते, मेरी कोई गरीब दी अल्लाह दे नां दी गल है, मेरी कोई सुन लो। जी इस वक्त मैं हाजियाबाद कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है उनके दफ्तर में मौजूद हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि कब्रिस्तान के अंदर जगह ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद इन्होंने ये भी पेशकश की है कि अगर किसी का यहाँ पे कोई अजीज़ दफन है तो उसकी जो पुरानी कब्र है उसके अंदर जो है वो नई तदफीन की जा सकती है। तो इस हवाले से भी कि इसकी क्या मंतक है या उन्होंने किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत ये पेशकश की है, उनसे रब्ता करने के लिए हम पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो कब्रिस्तान इंतज़ामिया का कोई फ़र्द मौजूद नहीं है जिनसे हम ये पूछ सकें कि पुरानी कब्र को खोद कर उसमें जो है नई तदफीन करने के लिए उनको इजाज़त जो है वो कहाँ से दी गई है या किसकी तरफ से इजाज़त दी गई है। ताहम यहाँ पे शिकायत ज़रूर मौजूद हैं कि जगह नहीं है, फिर भी यहाँ पे तदफीन हो रही हैं। और इसी तरह से यहाँ से ये भी शिकायत आ रही हैं कि वो तदफीन ऐसी पुरानी कब्रों में हो रही हैं जहाँ से बाकियात निकाल ली जाती हैं और कब्रें जो हैं वो फ़रोख्त कर दी जाती हैं। जी हाजियाबाद कब्रिस्तान के अंदर जो है कब्रों को मुस्मार करके फ़रोख्त करने का जो मामला है, यहाँ पे काफ़ी सारे मुतासिरीन हैं जो कि सामने आ रहे हैं। उनमें एक मुतासर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वालदा की कब्र भी यहाँ पे मौजूद थी और अरसा जो है 15-16 साल से यहाँ इनकी कब्र मौजूद थी और वक्तन फ़वक्तन ये कभी कभी चक्कर लगाते थे। और जब ये बीच में एक दफ़ा आए हैं तो इनके साथ क्या वाक़या पेश आया हम इनसे जानते हैं। जी ये बताइए क्या सूरत हाल है कब्र के हवाले से। जी इरफान साहब, ये इस तरह है कि मेरी वालदा जो है वो वफ़ात पा गई, तो हमने यहाँ पे हाजियाबाद कब्रिस्तान में उनको तदफीन की उनकी। तो कुछ अर्से के बाद वक्तन फ़क्तन मैं यहाँ पे आता रहा हूँ। तो कुछ अर्से बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं देख के बड़ा परेशान हो गया कि एक फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और जो कब्र है वो बिल्कुल नहीं बनी हुई है। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये कब्र किसकी है। उन्होंने कहा जी हमारे अजीज़ की कब्र है। तो मैंने उनको क्लेम किया कि ये मेरी वालदा की कब्र है, तो आप ये किस तरह यहाँ पे ये बैठी हुई हैं। तो उन्होंने बताया जी अभी हमारा जो कोई अजीज़ था वो फौत हुआ है तो हमने उसकी जो कब्र बना ली है। तो ये यहाँ पे जो है इस कब्रिस्तान में ये बिल्कुल ऐसा ही जो है वो तर्ज अमल जो है इंतज़ामिया का है और यहाँ पे जो कब्रें हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं। और यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पर कब्रों के ऊपर कब्रें बनी हुई हैं, यहाँ से जो बाकियात निकलती हैं उनकी भी जो बेहुरमती की जाती है और जिससे यहाँ पे लोग जो है उनमें खासा इश्तियाल पाया जाता है कि ये कब्रिस्तान की इंतज़ामिया जो है वो गैर कानूनी और गैर अखलाकी और गैर मजहबी जो है वो जो काम है वो कर रही है। जी हाजियाबाद कब्रिस्तान में जो कब्रों से बाकियात निकाल के कब्रें फ़रोख्त करने का मामला है, उस सिलसिले में जो हैं मेरे साथ मोहम्मद असलम मौजूद हैं। इनकी बेटी की जो कब्र है उसको भी इन्होंने यहाँ पे उससे से बाकियात निकाली हैं, उसकी बेरहमती की है, उसको ख़त्म किया, उसकी जगह नई कब्र बना दी है। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी क्या कहते हैं आप इस हवाले से।
वालेकुम अस्सलाम। सर, इस तरह नहीं करना चाहिए इन लोगों को। 3 माह ही हुए हैं मेरी बच्ची को वफात पाए हुए, तो अब देखें वो सामने ही कब्र है, उसके ऊपर कब्र बना दी गई है या निकाल दिया गया। हमें क्या मालूम कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये तो पता चलता कि अगर हम यहाँ मौजूद होते या देखते कि किस तरह हो रहा है या किस तरह नहीं, या हमसे कुछ इजाज़त ली जाती, लेकिन इस तरह कोई वाक़या ही नहीं हुआ। तो पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो उस पर आप मुतमिन हैं? जी मुतमिन हूँ। इसका कार्रवाई की जानी चाहिए कि उन जो इन लोगों ने ये घटिया काम किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो पुलिस की कार्रवाई है जो अभी तक हुई है उससे आप मुतमिन हैं या मजीद उससे सख्त कार्रवाई चाहते हैं? हम उससे सख्त कार्रवाई चाहते हैं कि ये तो कार्रवाई नहीं है ना कि दफ़ा 297 लगा दिया या इस तरह का कुछ भी, तो ये तो केस ख़त्म करने वाली बात है। हम तो इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं कि पिछले लोगों को भी पता चले कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जी, हाजियाबाद कब्रिस्तान जहाँ पे कब्रों की बेहुरमती और कब्रों की फ़रोख्त का मामला पेश आया है, ये थाना मिलर टाउन के इलाके में है और इस वक्त हमारे साथ एसपी मदीना टाउन मौजूद हैं जो कि जिन्होंने इस पर कार्रवाई की है। उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि क्या कार्रवाई अभी तक जो है वो इस सिलसिले में हो चुकी है और क्या शिकायत आपके पास आई थी? जी, इनिशियली हमारे पास एक दरख्वास्त हमें मौसूल हुई थी, रशीदा खातून कंप्लेनेंट थी, उनकी तरफ से कि उनके बच्चों की कब्रें थीं, उनकी नवासियों की कब्रें थीं, जो कि उन्होंने उस कब्रिस्तान में बाकायदा पैसे दे के गोरकन को बनवाई थी और वो गोरकन ने मरदम करके उस पर कोई और कब्रें बना दी। तो इस कंप्लेंट के मौसूल होने पे हमने अपनी इनिशियल इंक्वायरी की। उसके बाद हमारा FIR का इंदराज हुआ जिसमें 2 मुलजमान का अरेस्ट हुआ। अभी वो दोनों मुलजमान ज़ेर तफ्तीश हैं। उसमें जो इब्तदाई फैक्ट सामने आए हैं उसमें ये बात सामने आई कि उन्होंने जो कब्रें थीं पहली डेड बॉडीज़ उनके ऊपर दोबारा से नई कब्रें तामीर की हैं। तो उसमें मजीद हमारी तफ्तीश जारी है। उसमें सर इस सिलसिले में मजीद जो है वो कंप्लेनेंट भी सामने आ रहे हैं कि उनके साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आया है। और दूसरा ये जो FIR दर्ज की ये सिंगल एक दफ़ा के तहत दर्ज की गई है, तो क्या मजीद इसमें तफ्तीश के नतीजे में मजीद दफ़ात ऐड हो सकती हैं जिसमें कब्रों की फ़रोख्त का मामला भी है? जी, इनिशियली हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। अब जैसे जैसे मज़ीद कोई मुतासरीन सामने आते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स हम वसूल करके उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह जो इनिशियल इंक्वायरी पे एक FIR का इंदराज हुआ था, इसमें जैसे जैसे फैक्ट सामने आ रहे हैं तो उन्हीं फैक्ट्स के मुताबिक हम मज़ीद अपने सेक्शंस ऐड करते जाए।